बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने तो खुद ही माफी मांग ली, अपनी निंदा भी कर ली, लेकिन उनके साथ काम करने वाले जो लोग हैं वो अभी भी नीतीश कुमार की गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। और एक बात शायद गलती से ही सही उनके मुंह से सही निकली है कि नीतीश कुमार ने भी तो वही कहा है जो आम बोलचाल में देश की आम जनता जिस तरह से बात करती है। ये बात सही है कि देश की जनता आम बोलचाल में महिलाओं के बारे में ऐसी ही बात करती है, और वही बातें अब हमारे देश के नेता बोल रहे हैं। तो हमारे समाज को भी यहां से एक सीख लेनी पड़ेगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की एक रैली में नीतीश कुमार के इस बयान की आलोचना करते हुए इंडिया गठबंधन के नेताओं से यह पूछा कि वो देश की बेइज्जती क्यों करवा रहे हैं, और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने नीतीश कुमार के बयान का अब तक विरोध क्यों नहीं किया है। इस इंडी अलायंस के एक बहुत बड़े नेता जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। कैसा दुर्भाग्य आया है देश का, कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। आज यहां इस बात को भी समझना जरूरी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण का जो विषय उठाया वो विषय असल में गलत नहीं था। वो बात तो सही कह रहे थे, लेकिन इस बात को कहने के लिए उन्होंने जो शब्द प्रयोग किए वो शब्द गलत और अपमानजनक थे। और कई बार ऐसा होता है जब कोई व्यक्ति बात तो सही कहना चाहता है लेकिन उसकी जो सोच है वो बीच में आ जाती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो भाषा बोलता है, जिन शब्दों का चयन करता है, उससे उस व्यक्ति की सोच पता चलती है। नीतीश कुमार असल में जो कहना चाहते थे वो ये था कि अगर महिलाएं शिक्षित होती हैं तो वो जल्दी जल्दी गर्भ धारण नहीं करती, क्योंकि वो गर्भ धारण करने को लेकर जागरूक हो चुकी होती हैं, और ऐसी जगहों पर, ऐसे परिवारों में जो जनसंख्या को लेकर नियंत्रण रहता है। और उनका यह कहना था कि जो महिलाएं अशिक्षित होती हैं वो जल्दी जल्दी गर्भ धारण करती हैं, क्योंकि वो इस बारे में जागरूक नहीं होती। अब नीतीश कुमार ने जो ये दावा किया, क्या यह दावा सही है? आंकड़े क्या कहते हैं देखिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक यह बात बिल्कुल सही है कि भारत में अशिक्षित महिलाओं की तुलना में शिक्षित महिलाओं में प्रजनन दर काफी कम है। भारत में अशिक्षित महिलाएं अपने जीवन में औसतन 2.8 बच्चों को जन्म देती हैं, जबकि इसकी तुलना में 12वीं कक्षा या इसके बाद उच्च शिक्षा हासिल करने वाली महिलाएं अपने जीवन में औसतन सिर्फ 1.7 बच्चों को ही जन्म देती हैं। भारत के शहरी क्षेत्रों में आज भी हर महिला औसतन 1.6 बच्चों को जन्म देती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों की हर महिला औसतन 2.1 बच्चों को जन्म देती है। और यही स्थिति बिहार की भी है। बिहार में भी अशिक्षित महिलाओं की तुलना में शिक्षित महिलाओं में प्रजनन दर काफी कम है। इसके अलावा अगर पूरे देश की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रजनन दर मुस्लिम महिलाओं में है। मुस्लिम महिलाएं अपने जीवन में औसतन 2.3 बच्चे, हिंदू महिलाएं औसतन 1.9 बच्चे, ईसाई महिलाएं 1.8 बच्चे और सिख महिलाएं अपने जीवन में औसतन 1.6 बच्चों को जन्म देती हैं। इस विवाद के बाद अब हम एक ऐसा विश्लेषण भी आज आपके लिए करेंगे जिससे बिहार और देश की जनता की आंखें खुल जाएंगी। आजकल क्या, जब से भारत आजाद हुआ है, हर नेता और हर पॉलिटिकल पार्टी एक ही बात करती है। क्या बात करती है? एक तो गरीबी की बात करती है और दूसरा पिछड़े वर्ग की बात करती है। आप सोच लीजिए, जब से हम आजाद हुए हैं हर नेता ने अपने भाषण में यही कहा है कि वो गरीबी मिटा देंगे, और हर नेता ने यह कहा है कि जो पिछड़ा वर्ग है
उसको भी हम मुख्य धारा में लाएंगे और वहां तक विकास को पहुंचाएंगे। फिर ऐसा कैसे हुआ कि 7 दशक बीत चुके हैं, अब तो 8 दशक पूरे होने वाले हैं, ना तो हमारे देश से गरीबी गई है और ना ही पिछड़े वर्ग का उत्थान हुआ है। इस दौरान हमारे देश में बड़े बड़े नेता बन गए, बड़ी बड़ी पार्टियां बन गई गरीबी के नाम पर, बड़ी बड़ी पार्टियां बन गई पिछड़ों के नाम पर। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो सिर्फ गरीबी और पिछड़ों की पार्टी अपने आप को बताती हैं, गरीबों की पार्टी बताती हैं। तो क्या जब ये गरीबों की पार्टी और पिछड़े वर्ग की ये पार्टियां जब सत्ता में आती हैं तो क्या पिछड़े वर्ग को कोई फायदा होता है? क्या गरीब गुरबा की पार्टी, अपने आप को कहने वाली पार्टी, जब सत्ता में आती है तो क्या गरीबों को फायदा होता है, या ये फायदा सिर्फ वोट तक है? अब सवाल यह है कि क्या किसी पिछड़े वर्ग के नेता को अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो क्या उससे पिछड़े वर्ग के लोगों का खास तौर पर ज्यादा विकास होता है? और क्या अपने आप को गरीब गुरबा की हितैषी बताने वाली किसी पार्टी को सत्ता में बैठाने से किसी राज्य की गरीबी ज्यादा जल्दी दूर होती है? तो इसका जवाब आज आपको जानना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में बड़ी संख्या में लोग सोचते ये हैं, हमारा वोटर ये सोचता है कि अगर पिछड़े वर्ग का वोटर है तो वो जाति के हिसाब से वोटिंग करता है, और वो सोचता है कि अगर पिछड़े वर्ग का नेता चुनकर आएगा तो वो हमारा ध्यान रखेगा। इसी तरह गरीब जो है वो गरीब वाली पार्टी को वोट देते हैं जो ये कहते हैं कि हम गरीबी मिटा देंगे, ये सोचकर कि उनके अच्छे दिन आ जाएंगे। अब देखिए, बिहार को एक केस स्टडी के तौर पर हम लेते हैं, और बिहार इसकी एक परफेक्ट केस स्टडी है जिससे पूरे देश की राजनीति प्रभावित होती है और पूरे देश के जो वोटर हैं और नेता भी यहां से आज एक सबक ले सकते हैं। तो बिहार को एक केस स्टडी के तौर पर आज हम देखते हैं, परखते हैं, जांचते हैं। बिहार में पिछले 33 वर्षों से, 33 वर्ष कोई कम समय नहीं होता, किसी भी देश को या राज्य को पूरी तरह से बदल देने के लिए 33 वर्ष बहुत है। तो 33 वर्षों से बिहार में पिछड़े वर्ग के ही मुख्यमंत्री हैं और पिछड़े वर्ग की ही पार्टी सरकार चला रही है। लेकिन इसके बावजूद बिहार में आज भी पूरे देश में सबसे ज्यादा गरीबी है और सबसे ज्यादा अशिक्षा है। बिहार में अगड़ी जाति के आखिरी मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ मिश्र, जो अगड़ी जाति के थे, जिन्होंने वर्ष 1989 से 1990 तक बिहार में कांग्रेस की सरकार चलाई थी। यह आखिरी बार था। लेकिन उसके बाद से लालू यादव, नीतीश कुमार और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी ही बिहार की मुख्यमंत्री रहे हैं, और ये सभी नेता पिछड़े वर्ग से आते हैं। अगर आप दोनों में बांट लें तो नीतीश कुमार और लालू यादव, नीतीश कुमार की पार्टी और लालू यादव की पार्टी ही पिछले 33 साल से बिहार में सत्ता में है। लेकिन इसके बावजूद पिछले 33 वर्षों में बिहार में गरीब और पिछड़े वर्ग का कोई कल्याण नहीं हुआ है। इन 33 वर्षों में लगभग 17 साल नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, जो कि खुद एक अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, और मौजूदा सरकार में भी मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके पास है और वो कुर्मी जाति से आते हैं। लेकिन पिछड़े वर्ग से होते हुए भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17 वर्षों में बिहार के गरीब और पिछड़े वर्ग का कल्याण नहीं कर पाए। आप देख लीजिए, सारे जो मुख्यमंत्री हैं 33 वर्षों में सब पिछड़े वर्ग से हैं। पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, महादलित। इसी तरह इन 33 वर्षों में 7 वर्ष लालू यादव और 8 वर्ष उनकी पत्नी राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री रहीं, और अब भी उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं। लेकिन इसके बावजूद ना तो लालू यादव और ना ही उनकी पत्नी राबड़ी देवी और ना ही अब उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव बिहार में गरीब और पिछड़े वर्ग का कोई खास कल्याण कर पाए हैं, और यह बात हम आंकड़ों से आपके सामने साबित करेंगे। आज बिहार के 2,76,00,000 परिवारों में से लगभग 94 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए से भी कम है। 94 लाख परिवारों की मासिक आय 6,000 से भी कम है। बिहार में लगभग 34% परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं। सोचिए, 34%, यानी 1/3। और गरीबी के मामले में बिहार पूरे भारत में पहले नंबर पर है। पूरे भारत में गरीबी के मामले में बिहार पहले नंबर है। देखिए, बिहार में सबसे ज्यादा गरीब रहते हैं। बिहार में 33%, झारखंड में 28%, मेघालय में 27%, उत्तर प्रदेश में 22%, मध्य प्रदेश में 20%। इसी तरह बिहार प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी देश के सभी बड़े राज्यों में सबसे पीछे है। यहां आप देख लीजिए, देश में अगर औसत देखेंगे प्रति व्यक्ति आय 1 लाख है और बिहार में है 54,000, लगभग आधा। और नीति आयोग की हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट में भी बिहार देश के सभी बड़े राज्यों में सबसे पीछे है।
और शिक्षा के मामले में भी बिहार बहुत पीछे नजर आता है। और बिहार की यह स्थिति तब है जब पिछले 33 वर्षों से वहां पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री सरकार चला रहे हैं और जिनकी पार्टियां खुद को गरीब गुरबे की पार्टी बताती हैं वही सरकार चला रही है। इसलिए हमें लगता है कि आज बिहार के वोटर्स को भी अपनी स्वयं की निंदा नीतीश बाबू की तरह एक बार करनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए ना तो नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं, ना लालू यादव की पार्टी जिम्मेदार है। पहली जिम्मेदारी है बिहार के वोटर्स की, और बिहार के वोटर्स लगातार 33 साल से इन दोनों को ही चुनते आ रहे हैं, यानी ये उनकी पहली पसंद रहे हैं। और उसके बाद भी आज जब बिहार का आंकड़ा आता है तो ये बात होती है। और इन सब के पास गरीबी दूर करने का और लोगों को शिक्षित करने का, रोजगार लाने का, विकास लाने का एक ही फॉर्मूला है। और वो फॉर्मूला जानते हैं क्या है? वो है कि आरक्षण कर दिया जाए, आरक्षण को और बढ़ा दिया जाए। अब नीतीश कुमार चाहते हैं कि आरक्षण 75% तक हो जाए। बस यही इनके पास एक हथियार है जिसके जरिए वो चाहते हैं कि पूरा बिहार जो है वो गरीबी की रेखा से बाहर निकल आएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं। तो आज बिहार के लोगों को भी, आज जैसे नीतीश कुमार ने अपनी स्वयं की निंदा की है, आज बिहार के लोगों को भी स्वयं का विश्लेषण करना चाहिए। और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने गलती की है तो फिर उन्हें भी स्वयं की निंदा आज करनी चाहिए।